Dear students, Assalamu alaikum. Now we will discuss today about unit number 2 biology class 9. चैप्टर नंबर 2 के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंटिफिक मेथड जो है। तो सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड ये होता है कि जिसके अंदर जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट मतलब कि जो बायोलॉजी का साइंसदान होता है, इसके अलावा जो फिजिसिस्ट होते हैं, फिजिसिस्ट का मतलब ये है कि फिजिक्स का साइंसदान है, केमिस्ट्स का मतलब ये है कि जो केमिस्ट्री का साइंसदान है, वो सारे इकट्ठे मिलकर बैठते हैं, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा तरीकाकार अख्तियार करते हैं जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। क्या कहते हैं जी? साइंटिफिक मेथड। अली आपको समझ आ रही है? ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड। देखिए नाम से पता लग रहा है बायोलॉजी, जिंदगी का मेथड, जिंदगी को सोल्व करना। जिंदगी एक प्रॉब्लम का नाम है। बंदे को स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर। लाइफ एक बहुत बड़ा मिशन होता है जिंदगी जो होती है, तो उसके अंदर लम्हा पलम्हा जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जिंदगी में भी कहीं आपने जाना, वहाँ पे भी, तो उसको जो सोल्व करते हैं हम किसी भी मेथड के जरिए, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है। बायो का मतलब ही जिंदगी है, तो जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स होगी यानी कि वो तरीकाकार जिसमें हम साइंटिफिक मेथड को सोल्व करेंगे, बायोलॉजिकल मेथड को सोल्व करेंगे, उसे हम कहेंगे बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है जी? हाँ जी, इसे हम साइंटिफिक मेथड कहेंगे कि वो साइंटिफिक मेथड इन विच प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। तो मतलब कि वो तरीकाकार से हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसको सोल्व कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है। तो आगे रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। एक आपके पास प्रॉब्लम है, एक सवाल है, एक लॉ आपने क्रिएट करना है, उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप जो होते हैं उसके लिए हमें पहला जो पॉइंट है उसके लिए रिकग्निशन है। रिकग्निशन मतलब पहचान करें आपकी प्रॉब्लम है क्या। जब तक हमें पता नहीं होगी कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, हम किसी तरह से उसको जांच नहीं सकते, उसका आंसर नहीं दे सकते। अब आपका क्वेश्चन क्या है, मुझे पता चलेगा तो मैं आपका जवाब दूंगा। तो इसलिए रिकग्निशन का लफ्ज यहाँ आपने ऐड करना, पहचान करना। इसका मतलब रिकग्नाइज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले जो बायोलॉजिस्ट होता है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करता है। पहचान इस तरह करता है, फर्ज करें आप हैं, फातिमा बेटी आप हैं, फर्ज करें आप मुझसे कुछ सवाल पूछते, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। हुज़ैफा जैसे आप हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, समझ आ रही है हुज़ैफा आपको? तो उस लिहाज से आप उससे क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। यहाँ तो मेरे ज़हन में पढ़ाते पढ़ाते खुद आ जाएगा, तजर्बा करते करते खुद ज़हन में आ जाएगा, तो उसका जवाब देंगे। या कोई अदारा पूछता है आपसे कोई क्वेश्चन, तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मतलब बात करने का ये है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके जहन में खुद आ जाएगा, या कोई बंदा पूछेगा या कोई अदारा पूछेगा आपसे, तो इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की जो है वो रिकग्नाइजेशन हो जाएगी, यानी कि पहचान हो जाएगी। अगला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। हमें कोई भी सवाल का जवाब जो है वो देना है, तो हम उसके लिए जो है वो मुशाहदात करते हैं। ऑब्जर्वेशन मीन मुशाहदात करना। ठीक है, टेकिंग ऑब्जर्वेशन। मुशाहदात के लिए अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी नेमत दी है, आंखें हैं, कान है, नाक है। इसे हम कहते हैं सेंस ऑर्गन्स। क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन। इसके लिए 5 हिस्से होती हैं, यानी छूने की हिस्सा, आप हाथों से छूते हैं किसी चीज़ को, आंखों से देखते हैं किसी चीज़ को, उसकी बदबू जो है या उसकी स्मेल जो है, जो भी वो नाक से सूंघते हैं, कानों से सुनते हैं। तो इसी तरह से जो ऑब्जर्वेशन है उसके लिए 5 हिस्से यूज़ की जाती हैं, यानी कि सूंघना, चखना। इस तरह आपने किसी चीज़ का टेस्ट लेना है तो आप उसको चेक करेंगे, ज़ुबान पे टेस्ट बड्स लगे होते हैं। ठीक है, वहाँ से आप उसको टेस्ट कर लेंगे कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह से हम उसको पहली दफ़ा उसकी जो ऑब्जर्वेशन लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 जो है वो थैले हैं चीनी के, एक का वेट जो है वो 50 है किलोग्राम, एक का 60 किलोग्राम है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की टाइप समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। ऑब्जर्वेशन 2 तरह की होती है, यानी कि मुशाहदात जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं मिकदारी, एक होते हैं माहिती मुशाहदात, यानी कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार। क्या होता है? मिकदार, यानी कि कोई चीज़ मिकदार में कितनी है। फर्ज करो 2 जो चीज़ें हमारे पास, जो मैंने जैसे कहा कि 2 थैले हमारे पास चीनी के, शुगर के, एक का वजन 50 किलोग्राम है, एक का वजन 60 किलोग्राम है, 60 किलोग्राम। ठीक है, तो आप खुद देखें, ज़्यादा वेट इसका है 2 नंबर का। ठीक है, इसका वेट कम है। ठीक है जी, तो आप इस तरह से कह सकते हैं क्वांटिटी ये है ज़्यादा जो आपको दिखेगी। अगर आपने मिकदारी मुशाहदात का जिक्र करना है तो आप कहेंगे कि दूसरा जो थैला है वो ज़्यादा भारी है
पहले से, समझ लगी? अगर आपने माहिती मुशाहदात बयान करने हैं तो आप इन चीज़ों को बयान नहीं करेंगे। आप कहेंगे थैले 1 का वज़न थैले 2 से ज़्यादा है, या 2 का वज़न 1 से ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 है, ठीक है। अब देखें ये कम है, ये ज़्यादा है, ये है मिकदारी, इधर की चीज़ इधर लिखी है, ठीक है। तो ये जो 100 सेंटीग्रेड है, सेल्सियस ग्रेड है, ठीक है, ये ज़्यादा है 0 से। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि पानी का नुक्ता इंजमान, नुक्ता इंजमान का मतलब जमने वाला नुक्ता, फ्रीजिंग पॉइंट इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, वो कम है नुक्ता उबाल से। उबाल मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट। इस तरह से मिकदारी और माहिती मुशाहदात को जो है हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बात करने का मकसद ये है कि मिकदारी मुशाहदात में आपने मिकदार बताने की चीज़ कितनी है, 60 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम है, लेकिन माहिती मुशाहदात जो होते हैं क्वालिटेटिव, उसमें आपने क्वालिटी बतानी है कि कौन सी चीज़ किससे वजनी है या कम है, बस। ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को हम जो है वो कैसे जो है फार्मूलेट कर सकते हैं, मतलब तशकील कैसे दे सकते हैं। जो ऑब्जर्वेशन है उसको जब तक हम तरतीब ना दें वो हाइपोथेसिस नहीं बन सकती, इसलिए हम सबको तरतीब देंगे। क्या करेंगे? तरतीब देने के बाद हमें कुछ ना कुछ उससे मालूमात, कोई डाटा हासिल होगा। क्या होगा? जैसे हमें 2 तरह की ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मिलती है कि एक जो है फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, यहाँ पे 100 है, 50 किलोग्राम है या 60 किलोग्राम है, ठीक है। यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो मुशाहदात को जब आप वजाहत करेंगे उनकी, उसको डाटा को एनालाइज कर लेंगे, तरतीब दे लेंगे, अरेंज कर लेंगे, तो उसको हम कहेंगे हाइपोथेसिस। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है डिडक्शन। डिडक्शन में हम क्या देखते हैं कि जो बायोलॉजिस्ट होता है, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, वो करता है क्या जी, कोई भी डाटा में से एक को वो ट्रू मान लेता है। ट्रू मानने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसके बाद उसको दुरुस्त मानने के बाद उसमें से कुछ रिजल्ट निकाले जाते हैं। कुछ रिजल्ट निकाले थे, कुछ का मतलब एक नहीं, ज़्यादा रिजल्ट। जब ज़्यादा रिजल्ट निकल आते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर जो है हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब ये है उस पर आप तजर्बात करेंगे, बार बार हर बंदे को जांचने का जो है वो मौका मिलेगा। एक्सपेरिमेंट इसलिए किए जाते हैं ताकि इसमें से कोई एक अच्छा रिजल्ट जो है, ट्रू रिजल्ट जो है वो टेस्ट करेंगे उसको, तो हमें वो मिलेगा। तो एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब ये है, तजर्बात करने का मतलब ये है कि बायोलॉजिस्ट को मालूम हो सके कि हाइपोथेसिस में से कौन सा हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल है, कौन सा डाटा सही है या कौन सा डाटा गलत है। उसके बाद बायोलॉजिस्ट जो है वो समरी बनाता है रिजल्ट की। क्या बनाता है? समरी। समरी बनाने का मतलब ये है कि जो डाटा ट्रू या फॉल था, जो ट्रू वो हमने ले लिया, फॉल हमने डिटेक्ट कर दिया, अलग कर दिया, खारिज कर दिया, ठीक है। समरी बनाने का मतलब ये है कि आप हर ग्रुप जो आपने 3-4 डाटा सेलेक्ट किए हैं, अब उसका औसत निकालेंगे। औसत का मतलब कि एवरेज। औसत निकालने का तरीका आपने मैथ में या फिजिक्स में देखा होगा कि फर्ज करें 3 चीज़ें आपके पास, 50, 60, 70, 3 चीज़ें, तीनों को सम करें यानी कि प्लस करें, जमा करें, 3 पे डिवाइड कर दें, वो आपकी औसत निकलेगी। इस तरह से जितने आपने डाटा ट्रू सेलेक्ट किए हैं उनको आप एवरेज निकालेंगे यानी औसत निकालेंगे। औसत निकालने के लिए जो है वो आप स्टैटिस्टिकल मेथड जो है वो यानी कि शुमारियाती, यानी आप स्टैट को यूज़ करेंगे, यानी कि वो समरी ऑफ द रिजल्ट बन जाएगी। जब समरी ऑफ द रिजल्ट आपके पास बन जाएगी तो आप उस रिजल्ट की रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग करने का मतलब जनाब ये है, आपको समझ आ रही है सब भाई? गुड, शाबाश। समरी का मतलब, रिपोर्टिंग का मतलब सॉरी ये है कि बायोलॉजिस्ट ने जो अपना डाटा हासिल कर लिया है उसको आपने कौमी और बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में इशू कर देना है। यानी कि जो स्टूडेंट उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं उसी टॉपिक पे या उससे रिलेटेड टॉपिक पे, उनको मौका मिलता है कि उसको देख सकें, उसको जांच सकें, उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकें। जब उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें मज़ीद निखार आएगा आपकी जो डाटा एनालिसिस, जो आप रिकग्निशन और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो उससे जो है वो ये बहुत लाजमी जुज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट, क्योंकि आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटी में भेजना है ताकि लोग इस पर बहस कर सकें, लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें कि आपके डाटा ये है, आपका डाटा ये है, इस लिहाज से इससे रिलेट करता है, इसकी एप्लीकेशन ये है, इसकी एप्लीकेशन ये है। जब रिपोर्टिंग वगैरह हो जाती है तो उसके बाद अगला स्टेप आता है थ्योरी का। जो डाटा आपने फर्ज किया है स्टैटिस्टिकल मेथड के जरिए, शुमारियाती तरीके के जरिए, उस पर ज़ाहिर बात है बायोलॉजिस्ट को बहुत एतमाद होता है, उनका एतमाद बढ़ जाता है। तो ज़ाहिर बात है वो जो डाटा होता है उस पर वो गलत साबित नहीं हो सकता, ठीक है। उसको गलत साबित करने के लिए जो है उसको दोबारा टेस्ट किए जाते हैं।
टेस्ट करने के लिए उसको दोबारा जो है वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर वो इतना जांचने के बाद भी गलत ना हो तो वो एक थ्योरी बन जाती है। क्या बन जाती है? थ्योरी बन जाती है। थ्योरी किस तरह से बनेगी? एक हाइपोथेसिस जो था आपके पास उस पर मजीद टेस्ट होते हैं बार बार, ताकि एक अगला बंदा ट्राई करता है ये गलत साबित हो जाए। लेकिन अगर वो गलत साबित ना हो, वो डाटा आपका गलत साबित ना हो, यानी कि जब उसका इम्तिहान हो रहा है वो कामयाब रहे, फिट रहे, बिल्कुल उसका रिजल्ट आपको मिले बिल्कुल सही, तो वो अगर मुस्तरद ना हो रिजल्ट तो उसको हम कहते हैं दिस इज अ थ्योरी, दिस इज अ थ्योरी। अब वही थ्योरी जो है वो लॉ और प्रिंसिपल बन जाती है। अगर फिर भी किसी को यकीन है तो वो एक चैलेंज लेते हैं, बायोलॉजिस्ट दूसरे बायोलॉजिस्ट को एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं, थ्योरी को जुटाने की मुकम्मल कोशिश करते हैं, मुकम्मल तौर पर उसको फॉल्स करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर एक थ्योरी जो है वो इस तरह फॉल्स ना हो, वो कायम रहे अपने रिजल्ट के ऊपर, तो वो एक लॉ बन जाती है। और लॉ जो होता है वो फितरत का नाम बदलने वाली चीज़ होती है, वो मुसलसल लॉ ही रहती है, हकीकत रहती है। तो आपने सुना होगा हार्डी-विनबर्ग लॉ है और मेंडल के कुछ लॉज हैं, जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का पहला कानून, न्यूटन का दूसरा कानून, ये सारे लॉज की मिसालें हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डाटा। व्हाट इज डाटा? डाटा देख लें, हम कहते हैं जो हमें मालूमात हासिल हुए एक्सपेरिमेंट से और ऑब्जर्वेशन से, उसे हम कहते हैं डाटा। क्या कहते हैं उसे? डाटा कहते हैं। बहू आपको समझ आ रही है? यस सर। गुड। तो डाटा का मतलब ये है कि डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो डिफरेंट तरह की, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम असद है, आपका नाम बेटी फातिमा है, आपका नाम मुज़ैफ़ा है, आपके वालिद साहब का नाम कुछ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ है, आपके मैट्रिक में नंबर थोड़े हैं, आपके ज़्यादा हैं, आपके एवरेज हैं, आपके 920 हैं, आपके 910 हैं, आपके 820 हैं। तो हर बंदे का डाटा जो है वो डिफरेंट होता है। अगर हम इसको थ्योरेटिकली डिफाइन करें व्हाट इज़ डाटा, तो हम कहेंगे द रिजल्ट comes from observation and experimentation। observation and इससे और इससे जो डाटा हमें हासिल हुआ, दिस इज जो इससे हमें मालूमात हासिल हुई, दिस इज डाटा। फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ, कोई भी आपका नाम है वो आपका डाटा। जैसे आप कहते हैं बायोडाटा फॉर्म स्कूल वालों ने मंगवाया हमसे फिल करवाने के लिए। जो नेक्स्ट है हमारा हेडिंग जो है वो डाटा ऑर्गेनाइजेशन है। डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे तरतीब दें। आपने देखा होगा कंप्यूटर के जो स्टूडेंट होते हैं वो फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट का मतलब कि आपने तरतीब लगाने के पहले आपने डाटा पुट किया, फिर उसमें इंटर हुआ, उसमें आपने 2 × 3 लिखा तो 6 आ गया। इस तरह से एक चार्ट होता है, फ्लो चार्ट उसे हम कहते हैं। डाटा ऑर्गेनाइजेशन मतलब डाटा को तरतीब देने के लिए जो है उसके लिए आप फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हैं, मैप यूज़ कर सकते हैं, नक्शे वगैरह यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप जैसे देखा होगा आपने, एक बंदा एक जो है ज़मीन बेचने के लिए उसकी कटाई करता है, किसी लिहाज से उसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो एक नक्शा बनाता है। इसका मतलब कि डाटा को उसने तरतीब दे दिया कि ये 5 मरले का मकान लहदा है, 2 मरले का मकान लहदा है, 3 मरले का लहदा है, ये मकान इस तरह से तरतीब 2 मरले के लिए कॉलोनी के अंदर, ये 3 मरले की इस तरह तरतीब दे दी, 4 मरले की इस तरह। तो वो डाटा ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि डाटा को तरतीब देने का तरीका क्या। जैसे आपका डाटा बोर्ड वाले तरतीब दें रिजल्ट कार्ड के ऊपर, योर नेम, योर फादर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर स्कूल नेम, योर रिजल्ट कार्ड, यानी कि आपकी जो रिजल्ट हिस्ट्री होती है। ठीक है, उसके बाद है डाटा एनालिसिस। ये हेडिंग कटी आ गई जी। डाटा एनालिसिस क्या? डाटा को एनालिसिस करने के कुछ तरीके हैं। पहला तरीका जो हमारे पास रेशियो है, दूसरा प्रोपोर्शन है। रेशियो को हम निस्बत भी कहते हैं उर्दू में। ये साइन होते हैं निस्बत के, जैसे हम लिखते हैं 2:3। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 150 मरीज है जी मलेरिया का। फॉर एग्जाम्पल कितने मरीज हैं? 150 मरीज है आपके पास, और 50 जो बंदे हैं वो हम कहते हैं जी वो सेहतमंद है। क्या है? अब आपने इसकी रेशो फाइंड करनी कि सेहतमंद और मरीजों के दरमियान रेशो कितनी है। रेशो कितनी फर्क देखें ना, खुद सोचें। 150 में से 50 को मलेरिया नहीं हुआ, ठीक है, तो रेशो 1:3 है। जैसा कि आप सिंपलीफाई क्वेश्चन करते हैं मैथ के, इस तरह से आप आंसर निकालते हैं। रेशो खत्म करें तो डिवाइड आता है 150, 0 से 0 कैंसिल, 5 एक बार 5, 5 3 15। देखिए 1:3 आ गया। अगर दोबारा डिवाइड खत्म करेंगे तो फिर रेशो आ जाएगी 1/3, यानी कि सेहतमंद और मरीजों के दरमियान जो रेशो है वो 1/3 है। तो ये तरीका जो है वो डाटा एनालिसिस में हम जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, रेशो हो गया।
आगे है प्रोपोर्शन, यानी कि दो क्वांटिटी का जो ताल्लुक है ना, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी, उसको हम दो मिकदारों का जो आपस में ताल्लुक है उसको हम रेशो या निस्बत कहते हैं, सेम क्वांटिटी रिलेशनशिप। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है ये प्रोपोर्शन। दो जो रेशो होती है, जो दो निस्बतें होती हैं, उनको मिलाने के लिए जो है वो प्रोपोर्शन का तरीका इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? प्रोपोर्शन का, यानी तनासब भी इसे उर्दू में कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? उर्दू में इसे तनासब भी कहते हैं। ठीक है बेटा, बैठ जाए आप। तनासब जो है हम यूज करते हैं प्रोपोर्शन के लिए। प्रोपोर्शन में क्या होता है, दो रेशो को इकट्ठा किया जाता है। दो रेशो को इकट्ठा करने, जैसे फर्ज करें जी आप मैथ में क्वेश्चन करते हैं, आपने एक्स फाइंड करना होता है, इसकी रेशो इस तरह होती है, ये दरमियान में प्रोपोर्शन का साइन आता है। प्रोपोर्शन को खत्म करने के लिए आप इक्वालिटी का साइन यूज करते हैं। ये प्रोपोर्शन का साइन है, या आप इसकी जगह इक्वल भी लगा सकते हैं, या ये साइन लगा सकते हैं, या ये साइन लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि इक्वालिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसके लिए जो है बायोइनफॉर्मेटिक्स, अगले नेक्स्ट ब्रांच हमारी जो है बायोइनफॉर्मेटिक्स है। बायोइनफॉर्मेटिक्स का मतलब जो है कि आपने डाटा एनालिसिस जो करना है वो कंप्यूटेशनल तरीके से करना है जी। इसमें मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यानी कि बायोइनफॉर्मेटिक्स के अंदर मैथमेटिक्स जो एक अहम टूल्स है हमारे पास, एक अहम टूल्स है। तो आज का हमारा चैप्टर और लेसन जो है वो ख़त्म हुआ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी की वीडियो के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ।